वार का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। और इसके रीजन्स की बात करें तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। छोटी से छोटी बात भी वार में कन्वर्ट की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि वॉरियर की सोचने से समझने की क्षमता पे। फिलहाल यहाँ पे हम आज किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रशिया के यूक्रेन पे हमले की। और इसको समझने के लिए हमको इससे जुड़ी कुछ बातें समझना बेहद ज़रूरी हैं। अब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो उसके कुछ रीजन्स होंगे, क्योंकि कितनी भी बड़ी कंट्री क्यों ना हो, वार कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि वार में घुसते ही उसकी कंट्री की ग्रोथ का ग्राफ नीचे खिसकने लगता है। तो ये रिस्की काम कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो अब अगर हम रशिया की शर्तों को ध्यान दें, जिससे हमको ये पता लगेगा कि रीजन्स क्या थे असली में, तो हम ये देख पाएंगे कि उसकी शर्तें कभी भी यूक्रेन से कुछ थी ही नहीं। असल में उसकी जो भी डिमांड्स थी वो नाटो और यूएस से थी, और रशिया ये इंश्योर कर रहा था कि अगर उसकी डिमांड्स फुलफ़िल हो जाती तो वॉर नहीं होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि शर्तें यूएस और नाटो से और वॉर यूक्रेन पे, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हम सबसे पहले यूएसएसआर की बात कर लेते हैं। यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। रशिया और यूक्रेन जैसे ही कई और देश मिलके यूएसएसआर कहलाते थे, जो कि 1991 तक था। ये 1991 में अलग कर दिया गया। लेकिन अलग होने के बाद भी 2014 तक यूक्रेन का रिलेशन रशिया के साथ बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि 1996 में एनपीटी के तहत यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया को दे दिए थे, और अगर वही बॉम्ब्स नहीं दिए होते तो आज के युद्ध का सिनेरियो कुछ अलग ही होता। और अगर हम यूक्रेन को ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में डिवाइड करें तो ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो यहाँ प्रो रशियन आबादी ज़्यादा है वेस्टर्न के मुकाबले। मतलब वेस्टर्न यूक्रेन वो पार्ट है जहाँ यूक्रेन की नेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब मेन प्रॉब्लम की जड़ का कुछ हिस्सा तो यहाँ से भी होके गुजरता है। जो पॉपुलेशन रशिया को सपोर्ट करती है उसके लिए 2014 तक सब कुछ सही था, क्योंकि उस टाइम तक वहाँ की सरकार रशिया की कठपुतली थी, जो कि रशिया के हिसाब से चलती थी, उसके हिसाब से काम करती थी। और इसके कारण रशिया को सपोर्ट करने वाले फ़ायदे में रहते थे। वहीं दूसरी नेटिव यूक्रेनियंस जो जनता थी, यूरोपियन कंट्रीज़ से इन्फ्लुएंस्ड रहती थी, और कभी कभी तो आवाज़ भी उठाती थी। 2010 से 2014 तक मिस्टर विक्टर रशिया के प्रेसिडेंट थे। जैसा कि अभी मैंने बताया, रशिया की तरफ इंक्लाइंड थे ये। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बार इनको यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में बुलाया गया और यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑफर किया गया था, और ये जनाब उसको मना करके चले आए, जिसकी वजह से इतने तगड़े प्रोटेस्ट हुए थे इनके खिलाफ़, जो कि लगभग नवंबर 2013 से 2014 तक चले थे। और प्रोटेस्ट की बात करें तो उसके लेवल का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लेंगे कि इनको उस प्रोटेस्ट में ही अपनी सरकार छोड़ के भागना पड़ा था और रशिया में शरण लेनी पड़ गई थी। और इसी हादसे के बाद ये मैसेज भी आने वाले पॉलिटिशियंस के लिए फैल गया था कि अपने आप को अगर पावर में यदि रखना है तो रशिया की जी जोरी करना बंद करना पड़ेगा। और अब यूक्रेन रशिया को छोड़ धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज के साये में जाने लगा 2014 के बाद। क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन की डिमांड भी यही थी, और इस डिमांड से रूलिंग पार्टी अच्छी तरीके से वाकिफ़ था। तो और ये बात रशिया को भी पता थी, इसका पूरा एहसास था रशिया को, और ये बात उसको चुभ भी रही थी। अब रशिया के पास बहुत तगड़ी इकोनॉमी पावर है, उसका नाम नेचुरल गैस है, जो कि लगभग 30% की सप्लाई अकेले यूरोप को रशिया अकेले ही करता है। अब ये नेचुरल गैस की सप्लाई पाइपलाइंस के ज़रिए होती है, और जिस कंट्रीज से होके ये पाइपलाइंस गुजरती हैं उनको रशिया इसका टैक्स देता है, और यूक्रेन से भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस गुजरती हैं। तो 2013 तक यूक्रेन फ्रेंडली था रशिया से, लेकिन 2014 में अचानक से यूक्रेन $33 बिलियन चार्ज करने लग गया रशिया से, और इसी साल इनकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। रशिया चाहता था कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे। ये उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे, गवर्नमेंट नहीं, लेकिन यूक्रेन उसको भी डिनाई कर दिया। ये सारी बातें रशिया को हजम हो ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी ये सारे मसले इकोनॉमिक मसले थे, तो रशिया शांत था। लेकिन असली प्रॉब्लम रशिया के सामने तब आई जब यूक्रेन नाटो मेंबर बनने के लिए सामने आया। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में कभी और बात कर लेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये एक गैंग की तरह था। कहने का मतलब कई देशों ने एक साथ एक ट्रीटी साइन की थी, और ट्रीटी ये थी कि अगर उन देशों में से किसी एक पे भी हमला होगा तो ये सब पे हमला माना जाएगा और सारे देश मिलके उसका सामना करेंगे। और जो देश इसका मेंबर बनता है नाटो का, वहाँ पे इसके खुद के मिलिट्री बेसिस बनाए जाते हैं। और इसको बनाया था खुद यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलके। क्यों बनाया था? यूएसएसआर को ध्यान में रखते हुए, जिससे यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने में मिला ना ले। तो अब बात उठती है कि यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने से रशिया को क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब नाटो यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने में शामिल कर रहा था तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट अब जब यूक्रेन भी शामिल हो जाएगा तो यूरोपियन कंट्रीज़ को ये चांस मिल जाएगा कि वो रशिया के बॉर्डर्स पे अपनी मिलिट्री और मिसाइल्स पहुंचा सकें। नाटो की कुछ कंट्रीज जैसे कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ऑलरेडी रशिया के बॉर्डर्स के पास हैं। अब उन्हीं के नीचे स्थित यूक्रेन भी अगर शामिल हो गया तो रशिया पर खतरा बढ़ जाएगा। और अगर हम गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि नाटो की मेंबर्स वही कंट्रीज बन रही थी जो रशिया के बॉर्डर्स के आसपास में ही थी, और रशिया इस बात से भली भांति अवगत था। और बात करें यूक्रेन की, तो नाटो की गाइडलाइन के हिसाब से तो यूक्रेन एलिजिबल ही नहीं नाटो की मेंबरशिप के लिए, क्योंकि नाटो कहता है कि अगर बॉर्डर्स डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज़ में तो वो नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो खतरा और नुकसान दोनों रशिया को झेलना पड़ सकता था अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती तो, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रशिया और यूएस के आपसी तनाव कैसे हैं। और इन्हीं के चलते अगर फ्यूचर में कभी वॉर हुआ तो रशिया सिर्फ इसलिए वीक पड़ जाएगा क्योंकि उसके बॉर्डर्स ऑलरेडी यूएस आर्मी से घिरे हुए होंगे, और रशिया को ये बात पहले से पता है। और रशिया ही नहीं बल्कि अगर यही सेम चीज़ यूएस के साथ खुद रशिया कर रहा होता तो यूएस भी इसको चुपचाप सहन नहीं करता। और यूएस तो ऑलरेडी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है यूक्रेन को। और यूक्रेन इसलिए नाटो का मेंबर बनना चाहता है जिससे वो खुद को सिक्योर कर सके, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही भी है। लेकिन यूएस इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा और रशिया किसी भी कीमत पे ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी रेफरेंस में 14 जनवरी को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला भी था कि रशिया ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका है, हर तरीके से समझा चुका है यूएस और नाटो कंट्रीज़ को कि वो रशिया के आसपास ना आए, और डेफिनेटली इसके लिए रशिया वेट नहीं करता रहेगा। और रशिया की डिमांड्स भी इसी सिलसिले में थी कि अगर नाटो की सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को ईस्टर्न यूरोप में बंद कर दिया जाए और नाटो फोर्सेस को पोलैंड और बाल्टिक देशों से हटा दें। और दूसरी डिमांड ये थी कि ये बातें उनको रिटर्न में रशिया को दे दी जाए कि यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, और अगर यूएस और नाटो ये मान लेते तो रशिया वॉर नहीं करता यूक्रेन पे। और यहाँ से हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि असली फाइट तो बस रशिया और यूएस के बीच में है। यूक्रेन तो बस पिस रहा था बीच में, और सबसे बड़ा गेम खेला था यूएस ने। यूएस रशिया की डिमांड्स को डिनाई कर दिया और रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब रशिया कितना भी पावरफुल हो, वार के कारण कुछ नुकसान तो उसका होगा ही। और वहीं यूक्रेन दूसरी तरफ भले ही छोटा है लेकिन उसके स्टेटमेंट्स यही हैं कि वो रजिस्ट करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। तो फ़ायदा तो दोनों तरफ से यूएस का ही होगा। और साथ ही साथ यूएस दूसरी कंट्रीज़ पे भी प्रेशर डाल रहा है कि वो रशिया के ख़िलाफ़ बोलें, जिसमें इंडिया खुद भी शामिल है। लेकिन इंडिया ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अगर इंडिया रशिया के ख़िलाफ़ जाएगा तो इंडिया का ये एक्ट रशिया, चाइना और पाकिस्तान को साथ लाएगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ यूक्रेन से भी जब इंडिया को नीड थी तो यूक्रेन भी उस समय इंडिया का बस अपोज ही किया था। फ़िलहाल ये तो दूसरी बातें हैं, लेकिन अभी इंडिया की बात करें तो फिर क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि इंडिया का न्यूट्रल रहना क्या यूएस को अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा, यूएस तो पिस ऑफ होगा ही। तो क्या इससे इंडिया और यूएस के रिश्ते में फ़र्क आएगा? तो इसका आंसर है कि बड़े स्केल पे नहीं, क्योंकि यूएस के पास इंडिया ही है एशियन कंट्रीज़ में जो पावरफुल सोर्स है, जिसके दम पे वो चाइना के बारे में सोच सकता है। तो वहाँ यूएस को इंडिया की हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तो हम बड़ी दूर चले आए, फिलहाल हम वापस चलते हैं यूक्रेन में। तो रशिया की तीसरी डिमांड ये थी कि यूएस की जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स यूक्रेन में हैं उनको डिसआर्म कर दें, जो कि ऑब्वियसली यूएस ने नहीं करी। तो फ्रंट लाइन पे रशिया ज़रूर है यूक्रेन की इस डिस्ट्रक्शन के पीछे, लेकिन यूएस का भी बैकग्राउंड में उतना ही बड़ा रोल है। हर कोई देख ये बातें हर कोई नहीं देख सकता,
और साथ ही साथ यूएस का ये इतिहास भी रहा है कि वो किसी भी कंट्री को सिक्योर फील करा देता है, फिर उसके बाद उसके बैड टाइम्स में उसको छोड़ के निकल लेता है पीछे से। और फिर पुतिन ने ये कहा है कि यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर रही, बस डीमिलिटराइजेशन कर रहे हैं और यूक्रेन को कंट्रोल करने के बाद फिर वहाँ की गवर्नमेंट रशिया के हिसाब से हो जाएगी और फिर नाटो का कोई खतरा, कोई डर नहीं रहेगा रशिया को। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें थी, ये सारे रीजंस थे यूक्रेन पे अटैक करने के रशिया के। तो आई होप आपको सब कुछ अब क्लियर हो गया होगा और थोड़ी सी आपको झलक मिली होगी जियो पॉलिटिक्स की। तो ये बस वीडियो यहीं तक था, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।